जी आ गए। चलिए आ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं। पूरी तरीके से बेसिक से हम शुरुआत कर रहे हैं आपकी केमिस्ट्री का। एक एक चैप्टर को चैप्टर वाइज हम देखते हुए, सीखते हुए और समझते हुए चलेंगे जी। देखिए, केवल पढ़ने से नहीं होने वाला, हमें डीप में सभी चीज़ों को समझते हुए चलना है। आपको मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगा, उसके बाद हम आपको वीडियो शुरू करेंगे। देखिए, यहाँ पे ठोस अवस्था जो आपका पहला चैप्टर है, इसको हम देखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है ना, क्लास 12 केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे पहली बात, बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनको मैं बता देना चाहूँगा, जैसे कि देखिए, जैसे हम आपको केमिस्ट्री जो पढ़ाएंगे ना, वो इस तरीके से पढ़ाएंगे। सबसे पहले हमने ये निर्णय लिया है कि सबसे पहले आपको जो थ्योरी है, सभी का थ्योरी आपको करा दिया जाए। उसके बाद जो भी सब्जेक्टिव होंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज, उन सभी का सब्जेक्टिव आपको करा दिया जाएगा। फिर से बचे ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव जो होंगे उसको भी हम चैप्टर वाइज पहले कराएंगे। तो ये हमारा 3 स्टेप है। 3 स्टेप में आपको पहले केमिस्ट्री की भी तैयारी कराई जाएगी, जिससे हम फिजिक्स की तैयारी आपको करा रहे हैं। ठीक है ना, तो पहले हम थ्योरी पढ़ाएंगे, सभी का पूरा मतलब सभी टॉपिक रहेंगे, उन सभी को जानेंगे। जब आप थ्योरी समझे रहेंगे ना, तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव समझने में ना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी तरीके से समझ पाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पे आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़ाएंगे सभी चैप्टरों का। ठीक है ना, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। एक और डाउट है, देखिए ये बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए ये न्यू चैनल ओपन किया गया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो सभी थोड़ा सा सपोर्ट आप दिखाएंगे, जितना हो सकेगा उतना आप सपोर्ट कीजिएगा, मैं यही कहूंगा। ठीक है ना, अदरवाइज ये केवल जो थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं, ये केवल ना केवल बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए है, बल्कि थ्योरी जो है ना, ये सभी पढ़ सकते हैं जिनके बोर्ड में एनसीईआरटी पालन होता है, एनसीईआरटी वो पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, जैसे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है वो पढ़ सकते हैं, बट मैं जानता हूं कि वहां पे ठोस अवस्था जो चैप्टर है वो उनमें नहीं है यूपी बोर्ड में, क्योंकि मेरा चैनल ओनली ब्रदर सर नाम से है, जो जिस पर यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये सभी स्टूडेंट वहां पे पढ़ते हैं। मोस्टली ये बिहार बोर्ड के लिए ओपन किया गया है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए जी, अब कोई नहीं, अब अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो थोड़ा बेसिक हम जान लें कि आखिर केमिस्ट्री हम कहते किसे हैं, केमिस्ट्री होता क्या है जी। तो देखिए, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा, पहले इसको आप समझने का आप फोकस करेंगे। ठीक है ना, केमिस्ट्री क्या है, मतलब रसायन विज्ञान क्या है। तो रसायन विज्ञान जो है ना, देखिए जो रसायन विज्ञान है वो क्या है, विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें कोई भी पदार्थ है, जिसमें कोई भी यदि पदार्थ है, जिसमें कोई भी यदि पदार्थ है, तो पदार्थों के ये 4 चीजों का हम पता लगाते हैं। 4 चीजों का हम पता लगाते हैं जी। और वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले पदार्थों की संरचना का हम पता लगाते हैं, पदार्थों की संरचना। दूसरा है संगठन। तीसरा उसका गुणधर्म। और चौथा पदार्थों में होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन। तो इन चारों चीजों का जब अध्ययन किया जाता है ना, अध्ययन किया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को केमिस्ट्री कहते हैं। मतलब यहां पे सिंपल सी बात है कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थों के संरचना, संगठन, गुणधर्म तथा पदार्थों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। पदार्थों की संरचना, कि उसकी संरचना कैसी है, ये हम अध्ययन करेंगे। उसकी संगठन कैसा है, संगठन का मतलब ये होता है कि पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर बना है, कौन कौन से उसमें तत्व मिले हुए हैं, इन सभी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका गुण क्या है, गुणधर्म क्या है उस पदार्थ का। ठीक है ना,
तो इसका पता लगाएंगे। फिर से पदार्थों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करेंगे कि यदि हम ताप बढ़ा देते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, ताप को घटा देंगे तो उसमें क्या परिवर्तन होगा। ये सब चीजों का अध्ययन करते हैं ना, तो उस जहां अध्ययन किया जाता है उस शाखा को ही हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। तो यदि कोई आपसे पूछ दे रसायन विज्ञान कहते किसे हैं या केमिस्ट्री क्या होता है, तो आप आराम से कह देंगे कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, संगठन, गुणधर्म तथा पदार्थों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। यही बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, रसायन विज्ञान का परिभाषा। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, संगठन, ठीक है, गुणधर्म तथा पदार्थों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। देखिए उसके बाद यहाँ पे 3 पॉइंट्स है जो नोट्स में हमने लिखा हुआ है। सबसे पहली पॉइंट कि रसायन विज्ञान के पिता कौन है। यदि कोई आपसे पूछ दे रसायन विज्ञान के पिता कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो आप क्या कहेंगे, वर्जिलियस, ठीक है ना। वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक हैं, उन्हें हम रसायन विज्ञान का पिता मानते हैं, ठीक है ना। परंतु आधुनिक समय में, मतलब इस वर्ष अभी के समय में, हम वर्जिलियस को क्या रसायन विज्ञान का पिता नहीं मानते। ये पुराने जमाने में हम मानते थे। अभी के आधुनिक समय में रसायन विज्ञान के जो पिता हैं उनका नाम है क्या, लेवोजियर, या हम लेवेसिये भी कहते हैं, ठीक है ना। लेवोजियर कहें या लेवासिया भी हम कहते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अलग है, ठीक है ना। जैसे कि न्यूटन को, ठीक मतलब थॉमसन को हम थॉमसन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो थॉमसन को थॉमसन भी कहते हैं, अलेक्जेंडर को हम सिकंदर कहते हैं। उसी प्रकार लेवोजियर भी कह सकते हैं या लेवासिये भी कह सकते हैं या लेवोसिये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे कि रसायन विज्ञान के आधुनिक पिता कौन है, लेवासिये हैं। यदि कोई पूछ दे कि रसायन विज्ञान के पिता कौन है, तो आप क्या बताएंगे, आप लेवासिये बताएंगे, वर्जिलियस नहीं बताएंगे। यदि कोई आपसे कह दे क्रॉस क्वेश्चन कि वर्जिलियस होते हैं, तो आप कहिए कि हाँ वर्जिलियस हैं, परंतु पहले उनको माना जाता था, अभी के समय में आधुनिक पिता कौन है, लेवोसिये हैं। आशा करता हूं समझ के होंगे। उसके बाद आता है कि केमिस्ट्री जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। जिसका अर्थ क्या होता है, काला रंग होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी केमिस्ट्री के बारे में जो कि आपको जानना आवश्यक था। क्यों? क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपको मान लेते हैं केमिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप कभी मान लेते हैं आप कहीं जा रहे हैं, आपसे पूछा गया, कोई टीचर पूछ दी या कोई भी आपके भैया पूछते हैं, भाई बाबू केमिस्ट्री कहते किसे हैं, आपको पता ही नहीं है केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो वो कहेंगे क्या पढ़ते हो। तब वो छोड़िए, आपको क्या पता है क्या नहीं पता वो सब कुछ नहीं, आपको केमिस्ट्री का परिभाषा ना पता हो, उसका फादर कौन है ना पता हो, तो बाबू आपको जीरो मान लिया जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से होता है। मैं जब आपको तो पता ही होगा कि प्रैक्टिकल भी होता है, मतलब आपको 30 नंबर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम से भी मतलब मिलते हैं स्कूल की तरफ से। तो वहाँ पे क्या होता है कि स्कूल में भी एग्जामिनेशन होता है, मतलब वहाँ पे पूछा जाता है इस तरीके से प्रैक्टिकल में। तो वहाँ से मुझे, जब मैं पेपर देने गया था तो उस समय पर मुझसे पूछा गया था। तो मैं तो यूपी बोर्ड से हूँ, तो मोस्टली मुझे यूपी बोर्ड में ऐसा पूछा गया था एग्जाम के टाइम। एग्जाम समाप्त होने के बाद वहाँ पे आए हुए थे जो टीचर थे, तो वो हमसे पूछे, वहीं पे 30 नंबर जो होता है ना, ठीक है, स्कूल की तरफ से 15 नंबर जो हमें पूछने पर दिया जा रहा था और 15 नंबर स्कूल की तरफ से। तो इस तरीके से वो हमसे पूछे कि सभी से पूछे कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कुछ कुछ बता रहे थे, कुछ तो बोले ही नहीं। तो वहाँ पर मुझे तो पता था, तो मैंने उठकर उनको बताया, तो उसके लिए मुझे नंबर मिले। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये सब पता होनी चाहिए। चलिए कोई नहीं जी, हमने थोड़ा सा सिलेबस, मतलब ठोस अवस्था जो चैप्टर है इसको ना पढ़ के अभी पहले हमने इन बेसिक चीज़ों पर डिस्कस किया। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो, ये जो हमने अभी इंफॉर्मेशन दिया है, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होगा आपके लाइफ के लिए, ठीक है ना केवल केमिस्ट्री क्लास 12th में, आगे भी आपको काम करेगा। आशा करता हूँ समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम ठोस अवस्था चैप्टर की ओर बढ़ेंगे दोस्त, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है जी। चलिए
अच्छे तरीके से हम समझते हुए चलेंगे दोस्त। देखिए ठोस अवस्था हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले इसमें हमारा छोटा सा टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि पदार्थ। सबसे पहला हमारा यही टॉपिक आता है कि आखिर मैटर, मतलब मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। पदार्थ को हम द्रव्य के नाम से भी जानते हैं, द्रव्य। इस तरीके से द्रव नहीं कह रहे हैं, द्रव नहीं कह रहे हैं, ठीक है, नॉट ये, द्रव्य कह रहे हैं। पदार्थों को द्रव्य भी कहा जाता है, मैटर भी कहा जाता है, ठीक है ना, तो ये बात समझिएगा। तो पदार्थ क्या होता है जी, तो पदार्थ का यदि कोई आपसे परिभाषा पूछ दे तो आप क्या कह सकते हैं कि हर वो चीज जिसे हम देखते हैं, जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, अभी आप बैठे हुए हैं, जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो सभी पदार्थ हैं। तो हर वो चीज, हम यहाँ पे कुछ बता रहे हैं आपको कि हर वो चीज, ठीक है ना, जिसे हम क्या करते हैं, जिसे हम देखते हैं, जिसे हम देख अगर नहीं पा रहे हैं तो जिसे हम महसूस करते हैं, वो भी पदार्थ है। जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है, कुछ वेट होगा, ठीक है ना, मास होगा, वो भी होता है। और जो स्थान घेरता है, ठीक है ना, क्या करता है, स्थान घेरता है, तो वो सभी क्या कहलाएंगे, पदार्थ कहलाएंगे। मतलब यदि कोई आपसे पदार्थ का परिभाषा पूछते तो आप कहिएगा कि हर वो चीज जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसे हम महसूस करते हैं, वो सभी पदार्थ है। या आप ये ऊपर से बोल सकते हैं कि हर वो चीज जिसे हम देखते हैं, महसूस करते हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है, वह पदार्थ कहलाता है। आशा करता हूं आप बोल देंगे ना दोस्त, ठीक है जी, अच्छी बात है। तो देखिए हमने लिखा है हर वो चीज जो स्थान घेरता है, ठीक है ना, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसे हम महसूस करते हैं, पदार्थ कहलाता है। स्थान घेरने का मतलब क्या है कि सपोज मैंने अपना हाथ है यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना, तो हाथ रखा तो ये हमारा जो हैंड है ये कुछ स्थान घेरा या नहीं घेरा, बिल्कुल, तो ये हमारा हाथ क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। ये एक चीज है। अब बताइए ये हमारा पेन है, तो ये क्या है, इसमें क्या है, द्रव्यमान है कि नहीं। अरे भैया मान लेते हैं ये 5 ग्राम का होगा, 10 ग्राम, 20 ग्राम, जितने ग्राम का भी होगा, मान लेते हैं 100 ग्राम का है, तो 100 ग्राम क्या है, द्रव्यमान ही तो है, तो ये भी पदार्थ कहलाएगा। महसूस करना, वायु चल रहा है, वायु हम देख तो नहीं पा रहे हैं पर महसूस कर रहे हैं ना कि वायु है यहाँ पे, ठीक है, तो वायु भी क्या हो जाएगा, वो भी हमारा पदार्थ हो जाएगा। महसूस कर रहे हैं हम ध्वनि को, तो ध्वनि भी क्या है, पदार्थ ही है। तो आशा करता हूं समझ के होंगे। तो ये एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि नहीं, एग्जाम्पल में आप लिख देंगे जी। अदर मोबाइल आप लिख सकते हैं, जिसमें आप हमें देख रहे हैं, मोबाइल, ठीक है, मोबाइल हो गया, टेबल हो गया, वायु हो गया, पानी हो गया, ठीक है ना, ETC और भी बहुत सारे आप लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है दोस्त। मोस्टली मैं समझाना चाह रहा था तो वो आप समझ गए होंगे। तो पदार्थ आपने समझ लिया। अब देखिए पदार्थों की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थों की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस, ठीक है ना। ये मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं, परंतु अभी के समय में, आधुनिक समय में पदार्थों की 3 नहीं 5 अवस्थाएं हो गई हैं। अब वो कौन कौन सा है, तो वो है हमारा पदार्थों की अवस्थाएं। तो पदार्थों की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, तो पहला है हमारा ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा और 5वां है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है ना। तो ये हमारी 5 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये हमारी 5 अवस्थाएं हैं पदार्थों की, जिसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। मुख्यतः अगर कोई पूछते कि पदार्थों की कितनी अवस्थाएं, तो आप 3 बताएंगे, और यदि ऐसे कह दे कि पदार्थों की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो ये 5 आप बताएंगे। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। मोस्टली हमें आज के इस वीडियो में सबसे पहले ये 3 हम पदार्थों की अवस्थाओं पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात की अवस्थाएं यहाँ पे लिख दिया है, आयतन लिख दिया है, आकार, घनत्व और गलनांक और व क्वथनांक हमने लिखा हुआ है। सबसे पहले हम ठोस का जानेंगे कि ठोस क्या है। तो देखिए ठोस जो है ना, इसका हम गुण ही पढ़ रहे हैं। तो ठोस जो है उसका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है,
उसका आयतन निश्चित होता है। आयतन का मतलब क्या है जी? आयतन का मतलब होता है आयतन। आयतन मतलब ये होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, यही तो आयतन होता है ना। ये आयतन का फॉर्मूला है। जैसे कि मान लेते हैं सपोज डेट इसको हमने यहाँ पे रख दिया, तो इसका आयतन एक निश्चित है। इसका जितना लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा ना, ठीक है, ऐसा ही तो रहेगा। तो आयतन इसका क्या है? एक निश्चित है, ठीक है ना। परंतु देखिए ठोस का आयतन निश्चित है, परंतु आकार भी क्या है? निश्चित है। इसका आकार भी तो निश्चित है। एक पेन का ये आकार तो निश्चित है ना, ऐसा ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम दाब देंगे तो तुरंत अभी दब जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसका आकार भी क्या है? निश्चित है। उसके बाद इसका घनत्व तो क्या होता है? अधिक होता है। घनत्व तो क्यों अधिक होता है जी? क्योंकि मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है, सपोज डेट ये मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है, तो इस पदार्थ के जो कण होते हैं ना, ठीक है, ठोस पदार्थों के जो कण होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? बहुत ही पास पास होते हैं, चिपके हुए होते हैं। तो जब अवयवी जो कण हैं, अवयवी कण हैं, वो एक दूसरे के बहुत ही पास रहेंगे ना, तो इसके पास होने के कारण ही इसका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। किसका? ठोस अवस्था का। और उसके बाद गलनांक और क्वथनांक। गलनांक मतलब कि अगर हम गर्म करेंगे तो गल जाएगा जल्दी, तो गलेगा नहीं, क्योंकि गलनांक उच्च होता है। उच्च होने का मतलब यदि हम ठोस को गलाएंगे तो जल्दी वाष्प में नहीं, मतलब जल्दी गलेगा नहीं, ठीक है ना। और इसका क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब है कि यदि हम गर्म करेंगे तो जल्दी वाष्प में बदल जाएगा, तो नहीं, क्योंकि उच्च है इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। मतलब हाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा करेंगे तब जाकर ऐसी हो सकता है, ठीक है ना। ये बातें हैं जी, आशा करता हूं समझ के होंगे। उसके बाद आता है द्रव। अब द्रव क्या होता है? तो द्रव का आयतन होता है निश्चित। आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। कैसे जी आयतन निश्चित होता है? तो देखिए मान लेते हैं एक बर्तन हमने लिया, ये इसमें हमने मान लेते हैं यहां तक हमने 2 लीटर इसमें पानी भर दिया। 2 लीटर हमने मान लेते हैं पानी भर दिया। तो मान लेते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, यहां तक आ गया। मान लेते हैं एक और हमने बर्तन ले लिया इतना बड़ा, और इसमें हमने भरा था, ये मान लेते हैं इतना ही आया। इसमें तो ऊपर तक आया था, इसमें नीचे तक आ गया। परंतु देखिए इसकी अगर मान लेते हैं कि इसकी हाइट कम हो गया, ऊंचाई कम हो गई, परंतु इसकी चौड़ाई बढ़ गई ना, तो कुछ भी बढ़े, हम जानते हैं गुणा में जब रहता है तो सभी का मान, माने गुणा में रहेगा ना तो मान इक्वल ही आएगा। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी एक होता है, इसलिए इसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है ना, वो नहीं बदलता है। परंतु आकार क्या है? अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होगा ना। मान लेते हैं 2 ही लीटर पानी को लिया, एक छोटा सा बर्तन है जो मतलब लंबा इस तरीके का है, ठीक है ना। तो इसमें अगर हमने 2 लीटर पानी को डाला तो देखिए इसका आकार ऐसा हो गया है। परंतु एक बड़ा सा ड्रम में हमने डाल दिया 2 लीटर पानी को, देखिए इसका आकार इतने में फैल गया। या 2 ही लीटर पानी है, आपने एक, क्या हम कह सकते हैं कि आपने एक जग को लिया और जग में आपने 2 लीटर पानी डाल दिया, तो जग का आकार पानी ले लेगा। और 2 ही लीटर पानी को आपने एक पेप्सी का बोतल है उसमें अगर डाल दिया तो वो पेप्सी के बोतल का आकार ले लेगा। तो आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, ठीक है। उसके बाद इसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। मतलब द्रव का घनत्व क्या होता है? कम होता है। क्यों कम होता है जी? क्योंकि द्रव का घनत्व इसलिए कम होता है ना क्योंकि इसके अवयवी जो कण होते हैं वो थोड़े दूर दूर पे होते हैं। ठोसों की तुलना में इसके अवयवी कण दूर दूर पर होते हैं, और दूर रहेंगे इसलिए इसका घनत्व क्या होता है? कम होता है, ठीक है। अब गलनांक और क्वथनांक क्या हुए? तो ये इसका गलनांक और क्वथनांक कम है। कम का मतलब है यदि हम इसको गर्म करेंगे ना तो जल्द ही ये क्या हो जाएगा? गल जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए इसका गलनांक क्या होता है? क्वथनांक कम होता है। अगला आता है गैस। गैस क्या है? तो इसका आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है? वो भी अनिश्चित होता है, ठीक है ना। आयतन क्यों अनिश्चित होगा? क्योंकि मान लेते हैं एक बड़ा सा हमने बर्तन लिया, ठीक है ना। मान लेते हैं एक 2 लीटर का सिलेंडर लिया और उसमें हमने 2 लीटर भर दिया, तो वो छोटा सा एक 2 लीटर का सिलेंडर है, सपोज दैट ये हमारा 2 लीटर का ही सिलेंडर है, ठीक है ना। 2 लीटर के सिलेंडर में हमने भर दिया है गैस को 2 ही लीटर, तो इस 2 लीटर के आकार ले लेगा ये 2 लीटर गैस। परंतु एक 5 लीटर का एक मान लेते हैं ये एक सिलेंडर है, एक 5 लीटर का ये एक सिलेंडर है, और इसमें भी हमने 2 ही लीटर भरा, तो ये 2 लीटर जो गैस है ना ये 5 लीटर का आकार ले लेगा। तो इसीलिए इसका जो आयतन है वो क्या होता है? अनिश्चित होता है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थोड़ी कम थी, इसकी तो अधिक हो गया।
तो इसलिए जी आयतन अनिश्चित होता है, आकार भी क्या होता है, अनिश्चित होता है, क्योंकि छोटे में भर रहे हैं तो छोटे का आकार ले रहा है, बड़े में भर रहे हैं तो बड़े का आकार ले रहा है, इसलिए आयतन भी अनिश्चित होता है। घनत्व तो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि घनत्व तो इसलिए कम होता है ना दोस्त, क्योंकि इसके जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत ही दूर दूर पर होते हैं। एक यहाँ पे रहेगा तो एक यहाँ पे, तो एक यहाँ पे, तो एक यहाँ पे, इसके अवयवी कण बहुत दूर होते हैं, इसलिए जी घनत्व तो बहुत ही कम होता है। गलनांक और क्वथनांक भी क्या होता है, बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाष्प है ही, ठीक है, तो इसलिए जी। तो ये आपको कुछ बेसिक पॉइंट थे जिसको हमें बताना आवश्यक था, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। तो अभी हमने क्या जाना, अभी हमने ये जाना कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थों की परिभाषा, एग्जाम्पल जाना, पदार्थों के वर्गीकरण किया कि इतने 5 भागों में बांटा गया है। फिर से अब जाना हमने ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों का हमने यहाँ पे अंतर देख लिया है, या हमने कह सकते हैं कि गुण पर डिस्कस किया है कि ठोस का आयतन क्या होता है, आकार क्या होता है, घनत्व क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। तो इस तरीके से हमने जानने का प्रयास किया हुआ है। अब देखिए, अब यहां से ये तो बेसिक बातें थी, अब यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। अब हमें यहां से हमें पढ़ना है ये, देखिए ठोस अवस्था चैप्टर का ही नाम है, तो हमें अब हमारा ये दोनों चीजों पर डिस्कस नहीं होगा, हमारा मोस्टली पॉइंट है ठोस पर। अब ठोस जिसका आयतन भी निश्चित है, आकार भी निश्चित है, जिसका घनत्व तो अधिक है और जिसका गलनांक और क्वथनांक उच्च है, तो हमें इस पर डिस्कस करना है कि ठोस पदार्थ क्या होते हैं, इन पर, ठीक है ना, इन दोनों पर नहीं। तो चलिए अब हम इस पर ठोस अवस्था पर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, बहुत ही अच्छी बात है जी। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि ठोस पदार्थों का वर्गीकरण। अब जो ठोस हमारा था, ठीक है ना, मान लेते ठोस पदार्थ है, द्रव है और गैस पदार्थ है। तो ठोस जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, तो सबसे पहले ठोस पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है। तो अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं जी, तो एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे कि ठोस पदार्थों का वर्गीकरण मतलब अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर जो ठोस होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आपका आ सकता है कि सर अवयवी कण कहते किसे हैं, ये तो पता हो तब ना हमें समझ में आएगा। तो अवयवी कण का मतलब दोस्त यही होता है ना कि कोई भी पदार्थ है वो जिन कणों से मिलकर बना होता है उन कणों को ही हम अवयवी कण कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे सपोज डेट ये एक पदार्थ है और ये पदार्थ बहुत सारे कणों से ये मिलकर बना होगा, तो जिन कणों से मिलकर ये पदार्थ बना है ना, इन्हीं सभी कणों को हम क्या कहते हैं, इन्हीं कणों को हम अवयवी कण कहते हैं। तो कोई अगर अवयवी कण पूछ दे तो आप कह दीजिएगा कि जो पदार्थ जिस कणों से मिलकर बना होता है उस कण को ही हम अवयवी कण कहते हैं, ठीक है। अब आता है हमें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस समझना है। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब क्या है कि ऐसा ठोस जो दीर्घ प्रास मतलब लंबे समय तक हम ये कह सकते हैं कि ऐसा ठोस जो दीर्घ प्रास तक एक नियमित व्यवस्था में होता है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। मतलब ऐसा ठोस जो दीर्घ प्रास तक एक नियमित व्यवस्था में होता है उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता होनी चाहिए। नियमित व्यवस्था का मतलब क्या है, एक कंसिस्टेंट हम कह सकते हैं कि उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर अच्छे से आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पे हम लेकर समझा देते हैं जी। जैसे एक पदार्थ हमने ले लिया, ठीक है ना। अब देखिए ये एक पदार्थ है, तो ऐसा ये एक ठोस पदार्थ है। अब इसके जो अवयवी कण होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होंगे जी। इसके जो अवयवी कण हैं वो हमारे कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक है। इसके जो अवयवी कण हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं। अगर आप यहां से अच्छे से देखें, अच्छा अब आप यहाँ पे देखेंगे तो एक ठोस पदार्थ है, तो ऐसा ठोस पदार्थ जो दीर्घ परास तक एक नियमित व्यवस्था में होते हैं। देखिए इनके अवयवी कणों पर अगर आप ध्यान दें तो एक नियमित पैटर्न में है कि नहीं जी,
एक नियमित व्यवस्था में है कि नहीं, एक नियमित व्यवस्था में है, ठीक है ना, एक दिख रहे हैं सीक्वेंस पैटर्न में है। तो ऐसे ऐसे अवयवी कणों को, मतलब ऐसे ठोस पदार्थ को ही हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, जो दीर्घ प्रास तक, मतलब लंबे समय तक क्या होते हैं, नियमित व्यवस्था में होते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे जी। तो आशा करता हूं सबसे पहली बात जो क्रिस्टलीय ठोस है आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। चलिए जी, इतना आप समझ गए। उसके बाद आता है अक्रिस्टलीय ठोस, जस्ट इसके अपोजिट है। तो ऐसा ठोस जिनकी अनियमित व्यवस्था होती है, मतलब ऐसा ठोस जिनकी अनियमित व्यवस्था होती है, ठीक है ना। परंतु या हम ये भी कह सकते हैं कि लघु परास्तक एक नियमित व्यवस्था होती है, तो उसे हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। मतलब एक ऐसा ठोस है, एक ऐसा ये मान लेते हैं ठोस पदार्थ है जिनकी अवयवी कण जो होते हैं, मतलब ऐसा ठोस जिनमें नियमित व्यवस्था होता है। नियमित व्यवस्था का मतलब, सॉरी, अनियमित व्यवस्था कह रहा है। अनियमित व्यवस्था का मतलब एक कण कोई यहाँ पे, 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 कोई यहाँ पे। इनके जो कण है वो छोटे बड़े भी हो सकते हैं, तो इस तरीके से हैं जी। तो इनके जो अवयवी कण है वो अनियमित व्यवस्था में है, देख रहे हैं ना, सीक्वेंस पैटर्न में इस तरीके से तो है नहीं। तो ऐसे ठोस को, मतलब यही कहा गया, ऐसा ठोस जो, मतलब ऐसा ठोस जिनकी अनियमित व्यवस्था होती है अवयवी कणों की, या हम ये कह सकते हैं कि लघु परास्तक नियमित व्यवस्था में होंगे, मतलब कम समय तक नियमित व्यवस्था में होंगे। ये भी मैं आपको समझाना चाहूँ तो जैसे ये एक बर्तन है, ठीक है ना, तो अब इसमें क्या है, अवयवी कण है सबसे पहली बात, तो इस तरीके से हैं, एक नियमित व्यवस्था में तो हैं, परंतु देखिए ये 2 लाइन तक आराम से नियमित व्यवस्था में चले, और उसके बाद तीसरे लाइन में अब ये क्या हो गए, बदलने लगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहली बात कि ऐसा ठोस पदार्थ जो अनियमित व्यवस्था में होते हैं उसे भी हम क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे, या ऐसा ठोस पदार्थ जो लघु परास्तक नियमित व्यवस्था में होते हैं, मतलब कम समय तक, देखिए ना, नियमित व्यवस्था में थे, 2 लाइन तो नियमित व्यवस्था में थी, तो वही कहा जा रहा है लघु परास्तक एक नियमित व्यवस्था में होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बदल गया है, तो उसीलिए हम उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आशा करता हूं दोस्त आपको समझ में आ गई होंगी, मोस्टली हमारे बताने का यही मतलब था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे दोस्त, फटाफट ले लीजिए दोस्त, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है जी। हमें बिल्कुल भी रुकना नहीं है, हमें पूरा क्लासेस थोड़ी सी लंबी हो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें मन लगाकर ध्यानपूर्वक समझना और सीखते हुए चलना है दोस्त। मैं चाहता हूं कि आप डीप में समझें, क्योंकि पढ़ाई मूलभूत आवश्यकता है दोस्त, जो पढ़ेगा वही दहाड़ेगा, ये तो बात आप जानते ही हैं। तो आप पढ़ने पर फोकस कीजिए। मैं इतना ज़्यादा नॉलेजफुल मेरा नहीं है कि मैं आपको ज़्यादा मोटिवेट कर सकूं, बट मैं इतना ही कहूँगा दोस्त, आप अपने हालातों से सीखिए, आप अपने घर की परिस्थितियों से सीखिए। यदि आप अपने घर की परिस्थितियों से नहीं सीख सके ना, तो चाहे कोई कितना भी मोटिवेट कर दे, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आप अपने घर की स्थिति, परेशानी को समझिए और उसके बाद उसको सोचकर उसको बदलने के लिए आप मेहनत कीजिए। और मेहनत करने का आपका सबसे पहला और सबसे, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अच्छा टाइम यही है। इस समय पर आप पढ़ाई पर फोकस करें, यही आपके लिए, हम सब के लिए, हमारे सभी देश के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि आप युवा हैं, आपके ही मतलब भरोसे सब कुछ है दोस्त, ठीक है ना। युवा पीढ़ी ही देश को आगे बढ़ाते हैं या देश को गर्त में ढकेल देते हैं, तो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहेंगे। तो हमने अभी तक क्या जाना कि जो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। अब हम ये जानेंगे कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय जो ठोस हैं इनके प्रकार, तो हम प्रकार का मतलब इनके अंतर जानेंगे। तो पहले हमने यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस लिख दिया है और यहाँ पे हमने लिख दिया अक्रिस्टलीय ठोस। तो चलिए बीके करके समझ लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का क्या होता है जी, देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट कि इनके अवयवी कण त्रिविम में एक नियमित व्यवस्था में होते हैं। इनके जो अवयवी कण होते हैं वो त्रिविम में एक नियमित व्यवस्था में होते हैं। तो देख लीजिए जी, अभी हमने क्रिस्टलीय ठोस पढ़ा था, तो इसमें हमने कहा ना कि एक नियमित व्यवस्था में होते हैं इनके अवयवी कण। तो जाहिर सी बात है, तो ये बात आपको समझ में आ गया कि अवयवी कण जो है वो त्रिविम में एक नियमित व्यवस्था में होते हैं, ठीक है। अगला आता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो इनके अवयवी कण त्रिविम में अनियमित व्यवस्था में होते हैं। अभी आपने देखा ही था यहाँ पे कि इनके अवयवी कण अनियमित व्यवस्था में थे,
ठीक है ना। तो पहला अंतर आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। दूसरा कह रहे हैं इनके अवयवी कणों की आकृति निश्चित होती है, ठीक है ना। मतलब इनके अवयवी कणों की जो आकृति है वो निश्चित होती है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा एक कण है, एक पदार्थ है, तो इनके जो अवयवी कणों की आकृति है, देख रहे हैं ना, मतलब गोलाकार आकृति है, एक साइज की है, तो ये निश्चित होंगे जी, एक ही साइज के होंगे, एक ही जैसे होंगे, ठीक है ना, इनके अवयवी कण, ठीक है ना, किसके, क्रिस्टलीय ठोस के। तो वही कहा जा रहा है इनके अवयवी कणों की आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे कि आपने शुगर मतलब आपने शक्कर देखा होगा, चीनी देखे ही है, तो चीनी के जो पार्टिकल्स आप देखेंगे, चीनी के कण देखेंगे, छोटा छोटा होता है, तो उन सभी का कण एक समान जैसा होगा, एक रूप से फैले हुए होंगे, मतलब एक रूप की साइज, सभी का एक ही जैसा आकार होगा। तो वो क्या है, वो उनकी जो आकृति है वो निश्चित है। परंतु अक्रिस्टलीय ठोस है ना, इनके अवयवी कणों की आकृति जो होती है वो अनिश्चित होती है जी। क्या होती है, अनिश्चित होती है। अनिश्चित का मतलब कि किसी का छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, ठीक है ना, इस प्रकार। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि देखिए किसी का कण बहुत बड़ा बड़ा है, कोई छोटा छोटा है, तो ये होता है जी। समझ गए। दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, इधर का भी 2 पॉइंट समझ गए होंगे आप। तीसरा हमारा यहाँ पे पॉइंट्स आता है कि इनके कण दीर्घ परास्तक व्यवस्था में, दीर्घ परासी व्यवस्था में होते हैं। दीर्घ परास मतलब लंबे समय तक ये मतलब देख रहे हैं ना, कंसिस्टेंट, ये एक नियमित व्यवस्था में है, तो वही कहा जा रहा है दीर्घ परास की व्यवस्था में होते हैं। परंतु जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो लघु परासीय व्यवस्था में होते हैं। लघु परास मतलब कम परास तक, कम समय तक या क्या होंगे, नियमित व्यवस्था में होंगे, फिर से वो अलग हो जाएंगे। जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नियमित व्यवस्था में थे 2 लाइन, उसके बाद दूर दूर पर हो गए हैं और छोटे बड़े कण हो गए हैं। तो ये है जी। तो आशा करता हूँ तीसरा समझ गए होंगे। चौथा, इनका गलनांक निश्चित व तीक्ष्ण होता है। अब जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, इनका गलनांक निश्चित होता है और तीक्ष्ण होता है, ठीक है ना। अब इनका अक्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक निश्चित होता है और तीक्ष्ण जो होता है वो नहीं होता है। मतलब हम कह सकते हैं ना, इनका गलनांक निश्चित व तीक्ष्ण नहीं होता है। मतलब इनका गलनांक भी निश्चित नहीं होगा, ठीक है, कभी भी गल जाएगा, और तीक्ष्ण होते हैं, तीक्ष्ण नहीं होते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। जैसे कि कोई चीज है, मतलब अक्रिस्टलीय ठोस है, तो इसका एक निश्चित है कि इतने ताप तक अगर हम देते हैं इतना ताप हो जाएगा। जैसे पानी तो हम नहीं ले सकते। जैसे कोई चीज है, अब उसको हम गला रहे हैं, तो मान लेते हैं ये चीजें हैं 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये वाष्प में बदल जाएगा। तो इसका गलनांक क्या है, एक निश्चित है। परंतु जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसका गलनांक निश्चित नहीं है, ठीक है ना। तो ये बातें हैं जी। अगला हमारा यहाँ पे आता है कि इनको काटने पर स्पष्ट रूप से विदलन होता है। मतलब यदि ठोस पदार्थ को हम काटेंगे ना, अगर मान लेते इसको हम काट देते हैं तो स्पष्ट रूप से विदलन होगा, मतलब अच्छे तरीके से कट जाएंगे, ठीक है ना, स्पष्ट रूप से कट जाएंगे। परंतु अक्रिस्टलीय ठोस, तो इनके यहाँ पे लिखा गया है कि इनको काटने पर स्पष्ट रूप से विदलन नहीं होता है। स्पष्ट रूप से विदलन का मतलब आप समझ रहे हैं। स्पष्ट रूप से विदलन का मतलब नहीं होता है कि मान लेते एक फोम है, फोम आप देखे ही होंगे, फोम को लीजिएगा, काटिएगा, तो आप देखेंगे काट देंगे ना तो रफ की तरह होगा, ठीक है, खुरदरा होगा। तो विदलन स्पष्ट रूप से वहां पे नहीं हो पाएगा है, स्पष्ट रूप से वो टूटे नहीं है, कटे नहीं है। तो ये बातें होती हैं जी। अगला हमारे यहाँ पे आता है, जैसे अगर एग्जाम्पल देख, कांच को अगर आप काटेंगे, देखिए स्पष्ट रूप से विदलन होगा, परंतु वही फोम को काटेंगे तो वहां पे रूखा टाइप का आपको दिखाई देगा। तो ये होता है दोस्त। अगला होता है, ये वास्तविक ठोस होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वास्तविक ठोस होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस ये आभासी ठोस होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यह विषम दैशिक होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो समदैशिक होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमें आप सभी को जानना बहुत ही आवश्यक था। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, ये आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे दोस्त। चलिए भाई ले लीजिए। चलिए जी, देखिए मैं दिल से कहूँ ना, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप सभी को मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं दिल से कहूँ तो मैं आप सभी को अपना दोस्त ही मानता हूँ, ठीक है ना। आप मेरे मैं ये कह सकता हूँ कि छोटे भाई की तरह है। तो मैं आपको समझता हूँ कि आप सभी को क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, और उसी को समझाने का, सिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। पूरा डीप में बात कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आए।
यदि मैं एक ही बात कहूँगा, यदि आपको वीडियो से समझ में आ रहा होगा, यदि अभी तक वीडियो देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, तो एक आपसे रिक्वेस्ट है केवल कि ये वीडियो मतलब ये जो चैनल है आपके लिए ही, ओनली बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए ही ओपन किया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक बिहार के स्टूडेंट हमें सपोर्ट करें, इस चैनल को सपोर्ट करें और मन लगाकर पढ़ाई करें। इसके लिए आप कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और रेगुलर आपको कंसिस्टेंट वीडियो आ रही हैं उससे पढ़ाई कर सकते हैं। हो सकता है आप चाहें फिजिक्स और केमिस्ट्री का बेसिक से सभी चैप्टर की स्टडी करना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक मिल जाएगा, उस पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे ना, फिजिक्स के क्लिक करेंगे तो फिजिक्स के सीक्वेंस वीडियो मिलेंगे, केमिस्ट्री पे क्लिक करेंगे केमिस्ट्री के सीक्वेंस वीडियो मिलेंगे, तो वहां से पढ़ाई आप कर सकते हैं। समझ गए होंगे। चलिए जी, अब यहाँ पे हमारा यहाँ से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस हमने समझ लिया। अब हमें ये जानना है कि क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उसको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये हमने क्या पढ़ा अभी तक हमने पढ़ा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। अब जो क्रिस्टलीय ठोस है इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से हैं जी, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला होता है कि आयनिक ठोस, ठीक है ना। दूसरा है सहसंयोजक ठोस या जिसे हम नेटवर्क ठोस के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है आणविक ठोस और चौथा हमारा होता है धात्विक ठोस। तो ये 4 ठोस हैं जिसको आपको जानना है। सबसे पहली बात, आयनिक ठोस क्या होते हैं, ऊपर हम बताने का आपको प्रयास करेंगे। आयनिक ठोस वे मतलब ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके जो अवयवी कण जो होते हैं वो आयन होते हैं, तो ऐसे ठोस को हम आयनिक ठोस कहेंगे, ठीक है ना। अब आयनिक ठोस है ना, इनके जो अवयवी कण हैं तो उनके बीच जो बंध बनता है वो आयनिक बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है, आयनिक बंध बनता है। और इनके कणों के बीच जो बल लगेगा ना, इनके अवयवी आयनिक कणों के बीच जो बल लगेगा उसे हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। तो ये मोस्टली 3 बातें आप याद रखेंगे। सबसे पहली बात कि अवयवी कण आयन होते हैं। दूसरी बात, आयनिक ठोस जो आयनिक ठोस में जो अवयवी कण हैं उनके बीच जो बंध बनता है वो आयनिक बंध बनता है। और उनके अवयवी कणों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, ठीक है ना। आकर्षण बल होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अभी हम पूरा डीप में इस पर डिस्कस करेंगे, उसके परेशान ना हो, ठीक है ना। केवल ऊपर हम बता दे रहे हैं। तो यदि आपसे कोई पूछ दे कि आयनिक ठोस किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं तथा इन अवयवी कणों के बीच आयनिक बंध बनता है, तो उस ठोस को हम आयनिक ठोस कहते हैं। नॉर्मल सा तो है, समझ के होंगे। अगला आता है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। तो ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी जो कण होते हैं वो परमाणु होते हैं, तो ऐसे ठोस को सहसंयोजक ठोस कहते हैं। उनके बीच जो बंध बनता है वो बंध कौन सा होता है, तो सहसंयोजक बंध बनता है इनके अवयवी कणों के बीच। अगला आता है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या होता है जी, आणविक ठोस। आणविक ठोस तो इनके जो अवयवी कण होते हैं वो अणु होते हैं या परमाणु होते हैं। अगला आता है इन अवयवी कणों के बीच जो बंध बनता है वो लंदन बंध बनता है, या हम कह सकते हैं वांडरवाल बंध बनता है, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन बंध बनता है। हाइड्रोजन बंध बनता है जी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये टाइपिंग मिस्टेक है। अगला, इसके बीच 2 अवयवी कण हैं, तो 2 अवयवी कणों के बीच जो बल लगता है वो द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है। द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। अगला आता है धात्विक ठोस। तो इनके अवयवी जो कण हैं वो धनायन होते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, ठीक है ना। अगला आता है इनके बीच जो बंध बनता है वो धात्विक बंध बनता है। समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इन पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब एक एक चीज को जानेंगे। सबसे पहले आयनिक ठोस के बारे में जानेंगे, देख सकते हैं ना यहाँ पे आयनिक ठोस जानेंगे, फिर से सहसंयोजक ठोस, फिर से आणविक ठोस, फिर से धात्विक ठोस पर आएंगे। तो चलिए हम आयनिक ठोस समझते हैं।
तो आयनिक ठोस क्या है? जिनके अवयवी कण आयन है। बंध कौन सा लगता है? आयनिक बंध लगता है, या इन अवयवी कणों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है। ठीक है ना, वही आयनिक ठोस है जी। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस का परिभाषा आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पे हम कहेंगे ये कि ऐसा क्रिस्टलीय ठोस, ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं? आयन होते हैं, अर्थात धनायन व ऋणायन होते हैं। आयन का मतलब दो ही चीज होंगे, धनायन और ऋणायन होंगे। तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके कण अवयवी कण आयन होते हैं, अर्थात धनायन व ऋणायन होते हैं, तथा इन आयनों के बीच क्या बंध लगता है? आयनिक बंध या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आयनिक ठोस कहते हैं। समझ गए होंगे? तो यही बात तो हमने यहाँ से भी बोला था कि ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं, अर्थात धन आयन और ऋण आयन होते हैं, तथा इन अवयवी कणों के बीच आयनिक बंध या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। वही बात यहाँ पर लिख दिया गया है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। एग्जाम्पल से मैं थोड़ा सा आपको समझाने का यहाँ पे प्रयास करूँगा। जैसे कि मान लेते हैं एक ठोस पदार्थ है जिनके ये अवयवी कण हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा दूँ, जैसे कि ये प्लस है, ठीक है, ये हमारा माइनस है, फिर से ये प्लस है, ये हमारा माइनस है, फिर से यहाँ पे प्लस है, फिर से यहाँ पे माइनस है, फिर से यहाँ पे प्लस है, फिर से यहाँ पे माइनस है, फिर से यहाँ पे प्लस है, फिर से यहाँ पर माइनस है। ठीक है, फिर से यहाँ पे आप देखिए, अब जस्ट इसके नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे एक क्या है? छोटा सा प्लस है, फिर से यहाँ पे एक माइनस है, फिर से एक छोटा सा यहाँ पे प्लस है, फिर से यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा क्या है? माइनस है, फिर से यहाँ पे एक छोटा सा प्लस है, फिर से एक बड़ा सा यहाँ पे प्लस है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे एक बड़ा सा माइनस होगा। ऊपर माइनस है तो इसका मतलब छोटा सा एक प्लस हो जाएगा, ऊपर प्लस है तो एक बड़ा सा माइनस हो जाएगा, ऊपर माइनस है तो बड़ा सा एक छोटा सा क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा, धन। फिर से यहाँ पे देखिए बड़ा है, ऋणायन है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? एक छोटा सा धनायन बना देंगे। फिर से यहाँ पे माइनस, फिर से यहाँ पे प्लस, फिर से यहाँ पे माइनस, फिर से यहाँ पे प्लस, फिर से यहाँ पे माइनस, फिर से यहाँ पे प्लस, फिर से यहाँ पे माइनस, फिर से यहाँ पे प्लस, फिर से यहाँ पर माइनस। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इनके जो देखिए, इनके जो अवयवी कण, यहाँ पे कहा गया ना कि ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं? आयन होते हैं। दिख रहे हैं, धनायन है और ऋणायन है, तथा धनायन व ऋणायन होते हैं। और इनके अवयवी कणों के बीच क्या सा बल लगता है? तो आयनिक बंध कार्य करता है। मतलब इन दोनों कण, मतलब एक धनायन है और एक ऋणायन है, तो इन कणों के बीच जो बंध है ना, ये बंध बन रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आयनिक बंध कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। इन एक प्लस एक माइनस है तो जाहिर सी बात है आकर्षण करेंगे, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आशा करता हूँ समझ के होंगे। उसके बाद अब यहाँ पे आता है कि आयनिक ठोसों के लक्षण या उपयोग, या कह सकता है गुण। लक्षण कहे, गुण कहे या विशेषताएं कहें, ये आप देख लीजिए। सबसे पहला यहाँ पे आता है कि आयनिक, यहाँ पे आयनिक होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक। तो आयनिक ठोस क्या होते हैं? कठोर व भंगुर होते हैं। आयनिक ठोस क्या होते हैं? कठोर होंगे, ठीक है ना। कठोर क्यों होंगे? क्योंकि ये एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं बहुत पास पास, तो इसलिए आयनिक ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब तोड़ेंगे ना तो चटक जाएगा, ठीक है ना। ये बातें हो गई। अगर या हम गर्म करेंगे तो चटक जाएगा तुरंत। अगला आता है क्योंकि इनके अवयवी कणों के मध्य क्या होता है? प्रबल बंध होता है। प्रबल मतलब इन अवयवी कणों के बीच जो बल लगेगा, जो आयनिक बंध बन रहा है, ये मजबूत बंध होता है, प्रबल बंध होता है। इसलिए इन अवयवी कणों के मध्य प्रबल बंध होता है, ये लिखा गया है, ठीक है। आयनिक ठोसों का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, मतलब इसको अगर गर्म करेंगे ना तो जल्दी वाष्प में नहीं बदलेगा। अगला आता है इनका घनत्व, मतलब इनमें धनायन व ऋणायनों से, मतलब यहाँ पे याद रखेंगे कि इनमें जो आयनिक ठोस होते हैं उसमें धनायन ऋणायनों से और ऋणायन धनायनों से घिरे होते हैं।
देखिए धनायन है वो ऋणायनों से घिरे हुए हैं, देख रहे हैं ना, ये धनायन है तो एक इधर भी ऋणायन इधर भी ऋणायन, ठीक है ना। और जो ऋणायन है वो धनायनों से घिरे हुए हैं, देखिए एक ये ऋणायन है तो देखिए इसके इधर भी धनायन है, इधर भी धनायन है, नीचे भी धनायन है। तो वही बात कहा गया है कि धनायन ऋणायनों से और ऋणायन धनायनों से घिरे होते हैं, ठीक है ना। तो इनमें धनायन ऋणायनों से तथा ऋणायन धनायनों से घिरे होते हैं। अंतिम हमारा इसमें गुण आता है कि यह ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। मतलब अगर ठोस अवस्था में होंगे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये याद रखेंगे, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं तथा जलीय विलयन के सुचालक होते हैं। परंतु आयनिक ठोस को यदि हम जल में घोल देंगे ना, तो जैसे ही जल में घोल देंगे तब जाकर अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो प्रवाहित हो जाएगा, क्योंकि तब वो सुचालक हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि पहला जो टॉपिक था समझ में आ गया, आयनिक ठोस। तो स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, उसके बाद जानेंगे। आयनिक ठोस देख लिया, अब सहसंयोजक ठोस की हम देखेंगे। स्क्रीनशॉट चलिए जी, बेहतर। थोड़ा सा 1 मिनट आप रुकेंगे। देखिए चलिए कोई नहीं, पढ़ा देते हैं। अगला हमारा आता है यहाँ पे बी, जो है हमारा क्या है, सहसंयोजक ठोस। पहला आयनिक ठोस हमने देख लिया, ये आप याद रखेंगे। दूसरा आता है सहसंयोजक ठोस, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम नेटवर्क ठोस के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं तथा अवयवी कणों के बीच सहसंयोजक बंध होता है, उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। यही बात हमने यहाँ पे भी कहा था कि ऐसे, यहाँ पे क्या कहा था कि ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण परमाणु होते हैं तथा अवयवी कणों के बीच सहसंयोजक बंध कार्य करता है या लगता है, तो उसे उस ठोस को ही हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आगे होंगे सहसंयोजक ठोस, ठीक है ना। तो ये सहसंयोजक ठोस आप याद रखेंगे, वही बेटर होगा जी, ठीक है जी। चलिए ठीक है, समझ के इतनी बात। इसका एग्जाम्पल आप याद रख लेंगे कि सहसंयोजक ठोस का एग्जाम्पल सबसे पहला हो जाएगा, जैसे कि हीरा है। हीरा एक क्या है, सहसंयोजक ठोस है। क्यों? क्योंकि हीरा के जो अवयवी कण होते हैं वो परमाणु होते हैं और हीरे के कणों के बीच जो बल लगता है वो सहसंयोजक बंध कार्य करता है। हीरा हो गया। दूसरा हम कह सकते हैं ग्रेफाइड हो गया, ETC। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अगला हमारा यहाँ पे आता है कि सहसंयोजक ठोसों के लक्षण। अब इसके लक्षण क्या है, गुण क्या है। सबसे पहला गुण है सहसंयोजक ठोस त्रिविम संरचना होती है। सहसंयोजक ठोस की कैसी संरचना होती है, त्रिविम संरचना होती है, जैसे कि हीरे की संरचना आपने देखा होगा। इसलिए ये क्या होते हैं, कठोर भी होते हैं, भंगुर भी होते हैं। कठोर मतलब बहुत ही ज़्यादा इनके अवयवी कण जो होते हैं पास पास होते हैं, और भंगुर होते हैं, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे। अगला आता है इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। मतलब यदि हम इसको गर्म करेंगे, वाष्प में परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी परिवर्तित नहीं होगा। अगला आता है यहाँ पे कि यह ठोस, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा गया है कि यह ठोस मतलब सहसंयोजक ठोस गलने से पूर्व अपघटित हो जाता है। मतलब यदि हम इसको गलाएंगे ना तो गलने से पहले ही ये अपघटित हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा या चटक जाएगा कह सकते हैं। जैसे कि हीरा है या कांच है, उसको अगर हम गर्म करेंगे ना तो वो चटक जाएगा, पिघलेगा नहीं, वो चटक जाएगा, ठीक है ना, टूट जाएगा। तो यही कहा जा रहा है। इनके मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, मतलब सहसंयोजक ठोस में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए ले लिए होंगे ना। ये आप लाइन समझ गए ना कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे तभी तो पदार्थों में धारा प्रवाहित होगा,
अब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो धारा प्रवाहित नहीं होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगा इसका मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, तो इसका मतलब कुचालक है। कुचालक का मतलब यदि सहसंयोजक ठोस में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, विद्युत धारा उसमें फ्लो नहीं करेगा। जैसे कि हीरे में प्रवाहित करेंगे तो नहीं होगा, जैसे कि कांच में जो प्रवाहित करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए जी। तो अभी तक हमने क्या जाना जी, यहाँ पे अगर हम बता दें आपको, ये दो चीजें हमने जान लिया, आयनिक ठोस समझ लिया, फिर से सहसंयोजक ठोस समझ लिया। अब हमारा तीसरा है जो है आणविक ठोस। तो आणविक ठोस किसे कहते हैं, तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण अणु या परमाणु होते हैं तथा इन कणों के बीच, क्या इन कणों के बीच वांडर वाल बंध या हाइड्रोजन बंध कार्य करता है, या हम कह सकते हैं इन अवयवी कणों के बीच द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है। तो उस क्रिस्टलीय ठोस को ही हम आणविक ठोस कहेंगे। ठीक है ना, चलिए इसको अब हम समझ लेते हैं। तो यहां पे आ गए, तो अब हम यहां पे देखेंगे आणविक ठोस। सी हमारा है आणविक ठोस। यहां पे क्या कहा गया, ऐसा ठोस जिनके अवयवी कण, यहां पे कण होगा ओनली, अवयवी कण अणु होते हैं, मतलब ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं या परमाणु होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे कि ऐसे अवयवी कण जिनके जो कण होंगे वो क्या होंगे, अणु होते हैं। ठीक है ना, चलिए ये आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या हम कौन से हो जाएंगे जी, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं वो आणविक ठोस कहलाते हैं। इनके बीच हम ये भी लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा और आप बढ़ा के चाहें तो लिख सकते हैं कि ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं तथा इनके अणुओं के बीच सहसंयोजक, या आप ये कह सकते हैं इनके अणुओं के बीच अध्रुवी सहसंयोजक बंध कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है ना, या ये भी कह सकते हैं कि ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं तथा इनके अवयवी कणों के बीच वांडर वाल बंध या हाइड्रोजन बंध या लंदन बल कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। या हमने ये जो लिखा हुआ है ये भी लिख देंगे, 100% सही है। ठीक है ना, बात ये है कि डीप में आप समझ कितना पा रहे हैं इसलिए हमें बताना ये पड़ रहा है। ठीक है ना, चलिए अब इसका अगर हमें एग्जाम्पल हमें देना हो तो जैसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन क्या है, एक क्या है, हमारा अणु ही है। ठीक है ना, जैसे हाइड्रोजन हो गया, HCl हो गया, H2O हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फिर से HCl हो गया, फिर से H2O हो गया, ये सभी हमारे क्या है, आणविक ठोस ही हैं। ठीक है ना, अब देखिए अगर मैं आपको संरचना बनाकर दिखाऊं अच्छे तरीके से, ये हाइड्रोजन है, बात अब डीप में समझिएगा, यहाँ पे हम डीप में बात करेंगे। ये हाइड्रोजन बंध हमने बना दिया, एक हाइड्रोजन बंध हो गया, एक हाइड्रोजन के अणु हो गया, फिर से एक और यहाँ पे हम हाइड्रोजन के अणु ले लेते हैं, फिर से यहाँ पे भी हमने एक हाइड्रोजन के अणु ले लिया। ठीक है ना, अब जाहिर सी बात है ये हाइड्रोजन है तो ये दो मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा ये आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुआ है, इलेक्ट्रॉन युग्मीय है। ठीक है ना, इस परमाणु के ये इलेक्ट्रॉन है, इस परमाणु का ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से है जी। ठीक है ना, अब देखिए इनके बीच हम ये कहें कि ये दो, देखिए ये दो परमाणु हैं, तो इन दोनों परमाणुओं के बीच एक बंध बन रहा है। देखिए यहाँ पे भी दो परमाणु, इनके बीच, तो यहाँ पे इन दोनों परमाणुओं के बीच ये जो बंध बन रहा है ना, ये कौन सा बंध है यदि कोई पूछ दे, तो ये हमारा जो बंध है वो वांडर वाल बंध है जी। ठीक है ना, वांडर वाल बंध है या वांडर वाल बल है। वांडर वाल्स या वांडर वाल भी हम कह सकते हैं बंध या बल। तो ये आप याद रखेंगे कि जब दो परमाणु हैं उनके बीच जो बंध बन रहा है वो वांडर वाल बंध बन रहा है, या इन दोनों परमाणुओं के बीच जो बल लग रहा है वो वांडर वाल बल लग रहा है। ठीक है ना, वैसे ही यहाँ पे भी वांडर वाल बल, यहाँ पे भी वांडर वाल बल लग रहा होगा। परंतु ये बहुत सारे अणु हैं, ये जब आपस में जुड़े होंगे इस तरीके से, ये आपस में जुड़ गए। ठीक है ना, जैसे ये अणु आपस में जुड़ गए, फिर से ये भी अणु आपस में जुड़ गए हैं, तो यहाँ पे भी तो एक बंध बन रहा है ना, यहाँ पे भी ये बंध बन रहा है। ठीक है, तो इस बंध को ही हम क्या कहते हैं, अध्रुवी सहसंयोजक बंध कहते हैं।
इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अध्रुवी सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसे हम अध्रुवी सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि दो परमाणुओं के बीच जो बंध बन रहा है वो वान डेर वाल बंध बन रहा है, परंतु दो अणुओं के बीच जो बंध बनेगा ना ये उसे अध्रुवी सहसंयोजक बंध कहेंगे। ठीक है, चलिए जी, इतना आप समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है यहाँ पे कि आणविक ठोसों के प्रकार। अब ये जो आणविक ठोस तीसरा है ना, इसके भी 3 प्रकार होते हैं, अध्रुवी आणविक ठोस, फिर से ध्रुवी आणविक ठोस, फिर से हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। अब हमें ये इन तीनों के बारे में डीप में डिस्कस करना है जी। चलिए अब हम करके दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। अब चलिए हम करके दिखाते हैं। तो अब देखिए, पहले तो हम इतना बता दें आपको कि यहाँ पे इसको लिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए, पहले हमने आयनिक ठोस को समझा, सहसंयोजक ठोस को समझा, फिर आणविक ठोस को भी समझ लिया। अब हमें इसको पढ़ने से पहले आणविक ठोस है, इसके 3 प्रकार हैं, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम धात्विक ठोस को पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे। अभी एक बचा हुआ है धात्विक ठोस। तो अब हम पढ़ना क्या है, अब हमें पढ़ना है सबसे पहले कि आणविक जो ठोस है उसके प्रकार। तो आणविक ठोस का पहला प्रकार है अध्रुवी आणविक ठोस, फिर से ध्रुवी आणविक ठोस। तो पहले हम पढ़ते हैं अध्रुवी आणविक ठोस किसे कहते हैं। तो अध्रुवी आणविक ठोस का मतलब क्या है कि ऐसे आणविक ठोस, ऐसा आणविक ठोस जिनके अवयवी कण अध्रुवी अणु या परमाणु होते हैं, तो उस ठोस को हम क्या कहते हैं, अध्रुवी आणविक ठोस कहते हैं। अध्रुवी आणविक ठोस का मतलब जिनके अवयवी कण क्या होंगे, अध्रुवी अणु होंगे या परमाणु होंगे। तो ऐसे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण अध्रुवी अणु या परमाणु होते हैं उसे अध्रुवी आणविक ठोस कहते हैं। नॉर्मल सी तो है, समझ के होंगे, नॉर्मल सा तो है जी अध्रुवी आणविक ठोस का, ठीक है ना। तो ये आप बोल देंगे जी, ठीक है ना, ठीक है। इसका आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है, इसका आप एग्जाम्पल बहुत सारे दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, मैं दिखा देता हूं आपको देकर। जैसे मान लेते हैं आर्गान का ये एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे ये आर्गान है, फर्स्ट आर्गान, दूसरा आर्गान का ये परमाणु, तीसरा आर्गान है और चौथा आर्गान। ये आर्गान का क्या है, परमाणु है 4। अब ये चारों आपस में इस तरीके से बंध बनाकर जुड़े हुए हैं। तो जब ये परमाणु आपस में बंध बनाए हुए हैं, तो ये बताइए जब परमाणु आपस में बंध बनाए हुए हैं तो देखिए सभी का इलेक्ट्रॉन जो युग्म है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म बीच में तो ही होगा ना जी, बीच में ही होगा। तो इनके बीच जो बल लगेगा ना वो वान डेर वाल बल लगता है। इन दोनों परमाणुओं के बीच जो बल लगेगा वो वान डेर वाल बल होगा। या इसी का एग्जाम्पल हम ये भी दे सकते हैं, ये हमने हाइड्रोजन का दिया ना, ये भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं किसके लिए, तो अध्रुवी आणविक ठोस के लिए आप दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए कि इनके अवयवी कणों के बीच जो क्या होता है, अध्रुवी अणु होते हैं, अध्रुवी अणु या परमाणु होते हैं, ठीक है ना, उसे हम अध्रुवी आणविक ठोस कहते हैं। अध्रुवी आणविक ठोसों के लक्षण क्या है, तो लक्षण भी आप देख लीजिए। सबसे पहला इसका लक्षण है कि अध्रुवी आणविक ठोस, जो अध्रुवी आणविक ठोस है उनके बीच क्या आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है। मतलब इनके बीच जो ये बंध बन रहा है ना बहुत ही कमजोर बंध होता है, ठीक है ना, वीक बॉन्ड होता है। वान डेर वाल बंध एक कमजोर बंध होता है, ये आप याद रखेंगे। अगला हमारे यहाँ पे आता है इसका गलनांक व क्वथनांक बहुत कम होता है। जाहिर सी बात है जब बंध कमजोर होगा ना तो इसका गलनांक और क्वथनांक भी कम होगा। जैसे ही हम गर्म करेंगे ना तुरंत ये टूट जाएंगे, ये होता है। अगला इसमें मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन नहीं पाए जाते हैं। मतलब ये है कि अध्रुवी आणविक ठोस में ना मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे या मुक्त आयन नहीं पाए जाएंगे, ठीक है ना। और जब नहीं मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो ये आप याद रखिएगा, जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। तो यह विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रवाहित नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा हमारा प्रकार था अध्रुवी आणविक ठोस। अब अध्रुवी आणविक ठोस क्या है जी, समझ लेते हैं।
ऐसा आणविक ठोस, यहाँ पे देखिएगा, ऐसा आणविक ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, ध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं, उसे अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। देखिए अध्रुवीय आणविक ठोस में क्या होगा, अवयवी कण अध्रुवीय अणु या परमाणु होंगे। ध्रुवीय आणविक ठोस का मतलब कि इनके अवयवी कण होंगे वो ध्रुवीय अणु या परमाणु होंगे, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ठोस को हम क्या कहेंगे, अध्रुवीय अणु या परमाणु कहते हैं, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं, जैसे कि मान लेते हैं HCl का हम एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे HCl है यहाँ पे, ठीक है ना, ये HCl आपस में जुड़े हुए हैं इस तरीके से, और यहाँ पे एक और HCl का हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पे दो हमारे HCl आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए इन दोनों में से एक हाइड्रोजन परमाणु या क्लोरीन परमाणु है। मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए इनमें से सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, कौन है इसमें सबसे विद्युत ऋणात्मक वाले परमाणु। तो आप कह देंगे सर जो क्लोरीन है ये अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। तो अगर ये अधिक विद्युत ऋणात्मक है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इसकी ओर खिसके हुए होंगे, मतलब इसकी ओर ज्यादा खिसके हुए होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे ये क्लोरीन की ओर ज्यादातर खिसके हुए होंगे, ठीक है ना, बिल्कुल मध्य में नहीं होंगे। तो ये आप याद रखेंगे। और जैसे ये खिसके हुए होते हैं तो इनके बीच जो बल लगता है वो कौन सा बल रहेगा, इन दोनों इनके बीच ये जो बंध बन रहा है ये कौन सा बंध है जी, तो ये हमारा क्या है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कार्य करता है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो बंध लग रहा है वो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध लग रहा है, इनके बीच भी जो बंध लग रहा है वो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध लग रहा है। अब ये दो हमारे HCl है, ये आपस में भी तो इस तरीके से जुड़े हुए हैं। और ये आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं जी, तो ये आपस में याद रखेंगे आप, ये जो बंध द्वारा जुड़े होते हैं वो विद्युत मतलब हम ये कह सकते हैं द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव आकर्षण, मतलब ये जो दो हमारे अणु हैं, ठीक है ना, ये जो दो हमारे एक HCl है, ये दोनों अणु आपस में जिस बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो वो द्विध्रुव आकर्षण बंध द्वारा जुड़े होते हैं या द्विध्रुव आकर्षण बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ये आप याद रखेंगे। उसके बाद आता है ध्रुवीय आणविक ठोस के लक्षण क्या है जी, तो सबसे पहला है कि इनके परमाणुओं के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। देख रहे हैं इनके परमाणुओं के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक बंध लग रहा है, तो ये बात सही है जी, ठीक है ना। बट यहाँ पे देखिए परमाणुओं के बीच कह रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन परमाणु है एक, फिर से कह रहे हैं कि इनके अणुओं के बीच, यहाँ पे अणु रहना चाहिए, अणु, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अणु होना चाहिए। मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से इस तरीके से लिख दे रहा हूँ। तो इनके अणुओं के बीच द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है। तो देखिए ये दो हमारे, एक ये अणु है, एक HCl ये अणु है, इनके बीच जो बल लगेगा वो द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है। अगला कह रहा है तीसरा हमारा, द्विध्रुव आकर्षण बल होता है वो अधिक होता है वांडर वाल बल से, मतलब वांडर वाल बल जो है वो कम होता है और द्विध्रुव आकर्षण बल वो अधिक होता है, ठीक है ना। अगला आता है ये नर्म और विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक नर्म होंगे, अब विद्युत के कुचालक होंगे। कुचालक का मतलब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। किसमें, ध्रुवीय आणविक ठोस में। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। एक एक पॉइंट्स केवल आपको समझते हुए चलना है, सभी को नोट डाउन करते हुए चलना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए जी, बहुत बेहतर। अंतिम अब हमारा यहाँ पर लेक्चर आता है, अब देख लीजिए तीसरा जो हमारा प्रकार है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, हाइड्रोजन बंध वाले अणु होते हैं, उसे हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। मतलब इनके अवयवी कण क्या होंगे जी, इनके अवयवी कण हाइड्रोजन वाले होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखेंगे ऐसे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण हाइड्रोजन बंध वाले अणु होते हैं या अणु होते हैं,
ठीक है ना, उसे हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल से मैं दे दूं, जैसे कि HF है, ठीक है, एक और HF का हमने एग्जांपल दे दिया, एक और HF हमने यहाँ पे लिख लिया। ये हमारा क्या है, HF है। HF ये क्या है, एक अणु होता है। अब जाहिर सी बात यहाँ पे ये है, ये HF है, तो HF में हमें पूछो हाइड्रोजन है या फ्लोरीन है, इनमें से कौन विद्युत ऋणात्मक ज्यादा है। कोई भी कह देगा कि सर फ्लोरीन जो है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व होता है। तो जो अधिक, मैं यहाँ से अच्छे से बता दूं, ये थोड़ा सा जगह कम होगा, ये HF एक अणु हो गया, ये HF एक अणु हो गया, एक ये HF एक अणु हो गया। ये फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मक अधिक होता है, तो इसके जो अवयवी कण होंगे वो विद्युत फ्लोरीन की ओर खिसके हुए होंगे, बिल्कुल मध्य में नहीं होंगे, इस प्रकार खिसके हुए होंगे। तो जब खिसके हुए होते हैं तो इन दो परमाणुओं के बीच जो बल लगता है, इन दोनों परमाणुओं के बीच जो बल लगता है उसे हम कहते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। इन दोनों अणुओं के बीच जो बल लगेगा या बंध होगा वो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है, ठीक है ना। परमाणुओं के बीच, परमाणुओं के बीच हम कह सकते हैं। ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणु है, परंतु अगर हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं तो अब ये क्या हो गए, अणु हो गए। तो जब ये बहुत सारे अणु आपस में जुड़े हुए होंगे ना, तो ये जिस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इस बंध को हम क्या कहते हैं, इस बंध को हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं, इस बंध को हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे को याद रखेंगे कि ऐसा आणविक ठोस जिनके अवयवी कण हाइड्रोजन बंध वाले अणु होते हैं, देख रहे हैं हाइड्रोजन बंध वाले ये सभी अणु हैं, तो ऐसे को हम हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस के लक्षण। लक्षण में सबसे पहला याद रखेंगे, इनके परमाणुओं के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कार्य करता है, ठीक है ना। इनके अणुओं के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कार्य करता है, अणु नहीं सॉरी परमाणुओं के बीच, ठीक है ना। हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणु है, तो इनके अणुओं के बीच जो बल लगता है वो कौन सा, हाइड्रोजन बंध या द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला हमारा अंतिम, जो यहाँ पे इतना हम समझ गए हैं, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखिए इसको भी हमने पढ़ लिया, इसके भी पढ़ लिया, इसको भी पढ़ लिया, इसके 3 प्रकार थे, उसको भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे धात्विक ठोस। अब हमारा अंतिम जो है धात्विक ठोस किसे कहते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। ये हमारा अंतिम टॉपिक है। देखिए धात्विक ठोस, तो धात्विक ठोस किसे कहते हैं, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण धनायन या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं। या तो इनके अवयवी कण धनायन होंगे या क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसे हम धात्विक ठोस कहेंगे। इसके गुण आप देख लीजिए। सबसे पहली बात यहाँ पे तो देखिए इनके जो अवयवी कण होते हैं, कणों के बीच धात्विक बंध लगता है, मतलब धात्विक जो ठोस हैं इनके जो अवयवी कण होंगे उनके बीच धात्विक बंध होता है। उसके बाद मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने का मतलब क्या है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा, मतलब विद्युत के सुचालक होते हैं, तो यह विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। उसके बाद धात्विक चमक इसमें पाया जाता है, धात्विक ठोस है तो धात्विक चमक पाएगा ही, जैसे कि हम कह सकते हैं कि सिल्वर हो गया, चांदी मतलब हो गया, सोना हो गया, ये सभी हैं जी। अगला आता है इसमें विशिष्ट रंग पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का रंग भी पाया जाता है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। बहुत बेहतर जी, बहुत बेहतर। तो आज की ये हमारी क्लास यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। 1 घंटे से अधिक की क्लासेज हमारी हो चुकी हैं। फिलहाल दोस्त इतना जुड़ने के लिए, इतने देर तक इस वीडियो में बनने के लिए सबसे पहले तो मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच कि आप सभी ने इतना प्यार दिया, सपोर्ट किया हमारा। और एक चीज़ मैं यही कहूँगा, समझ में आ रहा है ना आपको, मोस्टली क्या है आपको समझ में आनी चाहिए। यदि समझ में आ रहा है दोस्त तब मैं कहूँगा कि आप सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके इस चैनल के बारे में अपने सभी फ्रेंड्स को बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अपनी अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए, ठीक है। अदरवाइज एक इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप
पूरी केमिस्ट्री का नोट्स लेना चाहते हैं, जिसमें आपको पूरी, सबसे पहली बात तो पूरी आपको सब्जेक्टिव का नोट्स मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना, थ्योरी नोट्स, पूरा चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव नोट्स मिल जाएंगे, ऑल टाइपिंग नोट्स, फिर से सभी का सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा, जिसमें सभी सब्जेक्टिव होंगे, फिर से ऑब्जेक्टिव आपको चैप्टर वाइज दे दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट होंगे। ये सभी पीडीएफ नोट्स ओनली आपको 99 रुपए में दिए जा रहे हैं, जबकि ये मतलब सब हम मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ओनली 99 है। आप चाहें तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करके मांग सकते हैं। बिहार बोर्ड से आप हैं तो आप लिख दीजिए सर बिहार बोर्ड का नोट्स चाहिए, व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। अब फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों एक साथ लेंगे तो 199 रुपये में आपको दोनों मिल जाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिखाई दे रहा है, प्रत्येक स्टूडेंट इस नोट्स को जरूर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।